नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इस समय हमारे साथ प्रोफेसर ललन प्रसाद सर जुड़े हुए हैं, जो जाने माने अर्थशास्त्री हैं। और जिस तरीके से अमेरिका, इजरायल और ईरान का संघर्ष चल रहा है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी बेहद प्रभावित होने की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। और इसी स्थिति में भारत में भी कुछ समस्याएं देखी जा रही हैं। हालांकि कुछ सप्लाई चेन को लेकर के हाइप भी क्रिएट किया जा रहा है, मसलन एलएनजी और पीएनजी की सप्लाई को लेकर के। जिस तरीके से भारत में प्रतिदिन जो गैस बुकिंग का काम होता है, रसोई गैस के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, उसमें अजीब सी बढ़ोतरी देखी जा रही है। क्या ये कालाबाजारी के जरिए भारत में एक अघोषित आपात स्थिति, रसोई गैस के संदर्भ में मैं बोल रहा हूं, वो उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है, या वास्तव में सप्लाई पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है? हालांकि प्रभाव तो पड़ रहा था, लेकिन भारत ने ईरान और सभी पक्षों को जिस तरीके से साधने में कामयाबी हासिल की है, उसके कारण ये सप्लाई सुनिश्चित हो पा रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या भारत पर इसका असर पड़ सकता है, पूरी दुनिया पर असर पड़ सकता है? इसी मुद्दे पर हम प्रोफेसर ललन प्रसाद सर से बातचीत करेंगे। सर, 22 दिन हो गए आज। अगर देखा जाए तो 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ और आज 21 तारीख है। आप क्या कहना चाहेंगे इस 21 दिन में जो झलकियां दिख रही हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, वो किस बात की ओर संकेत कर रही हैं? देखिए, लड़ाई कहीं भी दुनिया में हो, उसका असर तो सभी देशों में पड़ता है। जी। भौगोलिकरण के इस युग में दुनिया के सब देश एक दूसरे पर निर्भर हैं और भारत पर तो इसका प्रभाव लाजमी इसलिए भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा और पड़ रहा है, क्योंकि जो इनका होर्मुज़ जल डमरू मध्य है ईरान का, और उसके थ्रू दुनिया की कोई 25% तेल और गैस की सप्लाई जाती है और लगभग भारत की भी 20% की रिक्वायरमेंट इसके थ्रू आती है। तो इसका असर जब वहाँ पर जहाज़ों का आना-जाना बंद हो गया या कम हो गया है या असुरक्षित है, तो ऐसी स्थिति में भारत के ऊपर भी असर पड़ना तो स्वाभाविक है। हालाँकि भारत की डिप्लोमेसी इस मामले में सफल रही है। 2 जहाज़ हमारे ऑलरेडी निकल के आ चुके हैं वहाँ से और 2 जहाज़ अभी एंटर किया है आज और वो भी उम्मीद है कि सुरक्षित निकल के आ जाएँगे। तो देश के अंदर पेट्रोल और डीज़ल और ये केरोसिन और गैस की कमी तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं है और ख़ास तौर से नेचुरल गैस की कमी तो हुई है। और देखिए, भारत जिन देशों से गैस सप्लाई लेता है, उनमें सबसे बड़ा कतर है और कतर से लगभग 50% गैस भारत में आता है, भारत की रिक्वायरमेंट का। और कतर का जो मुख्य फ़ील्ड है, गैस फ़ील्ड, उसके ऊपर ईरान ने हमला किया है और ये हमला इतना ज़बरदस्त है कि लगभग 17% उसकी जो कैपेसिटी है, वो कम हो गई है सप्लाई करने की। और दूसरी बात, ये अनिश्चितता बहुत है कि जहाज़ रख के आएँगे, लेकिन वो जहाज़ यहाँ तक पहुँच पाएँगे कि नहीं पहुँच पाएँगे। क्योंकि ईरान खाड़ी के सभी मध्य एशिया के सभी देशों पर हमला कर रहा है। जिनके पास भी तेल है, तो उनके गैस है, उनके ऑयल फील्ड, गैस फील्ड पर, उनके डिपोज़ पर, उनके रिफाइनरीज़ पर, सब पर हमला कर रहा है। तो ये जो बदले की भावना ईरान ने बाकी देशों के साथ ले ली कि कहीं अगर हमारा तेल नहीं बिकता, हमारे ऊपर हमला होता है, तो हम और किसी देश को भी तेल नहीं बेचने देंगे। तेल तेल का अमेरिका उत्पादन ने नहीं तो करने इजाजत देंगे। दे दी है सर, तो ईरान उसका को भी। परिणाम तो बहुत भयानक परिणाम पूरी दुनिया में है और भारत में तो इसका पड़ना लाज़मी है, क्योंकि भारत की 50% रिक्वायरमेंट तेल और गैस की बाहर से है। लगभग खाली 50% के करीब हम अपना उत्पादन करते हैं। कुछ तटीय उत्पादन और कुछ अपतटीय उत्पादन, जैसे बॉम्बे हाई वगैरह से या असम से और जगहों से तेल और गैस निकलता है। बाकी हमारी सप्लाई पूरी उससे तो नहीं हो सकती। दुनिया के और देशों पर हम निर्भर हैं। जी, जी। अमेरिका से, रूस से भी हमारा समझौता है लॉन्ग टर्म इसके लिए और ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है और बहुत सारे कंट्रीज़ है, नाइजीरिया है, अंगोला है। जहाँ-जहाँ भी गैस और तेल होता है, तो बहुत सारी कंट्री से हमारे समझौते हैं, जहाँ से हम तेल और गैस की सप्लाई लेते हैं।
लेकिन जो सप्लाई लाइन है वही बाधित हो रही है। जहाँ से माल आना है जहाज़ों को, वो बाधित हो रहा है और बाकी उत्पादन की क्षमता में कमी आ रही है क्योंकि बम्बार्डमेंट हो रहे हैं, मिसाइल छोड़े जा रहे हैं, ड्रोन छोड़े जा रहे हैं उनके ऊपर जो उत्पादन कर रहे हैं। तो इन सब से सप्लाई लाइन बाधित हो गई है। इसका देखिए अर्थव्यवस्था पर बहुत व्यापक असर पड़ा है। सिर्फ तेल की सप्लाई या गैस की सप्लाई की बात नहीं है, तो वो तो बातचीत हुई हुई है और हमारे यहाँ गैस की सप्लाई तो खास तौर से अब आप देख रहे हैं कि बड़ी लंबी-लंबी लाइनें गैस डिपोज़ पर सब जगह लग रही हैं और पब्लिक सिलेंडर लेकर लोग घंटों खड़े रहते हैं। तो गैस की सप्लाई में कमी तो आई है, लेकिन इतनी कमी भी नहीं आई कि कोई संकट की स्थिति इसको कह सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन होता अक्सर ये है कि जब किसी चीज़ की कमी थोड़ी भी होती है, तो एक साइकोलॉजिकल माहौल बन जाता है, लोगों के अंदर डर पैदा हो जाता है कि पता नहीं कल क्या होगा और इसकी वजह से भी जो जितनी लंबी-लंबी लाइनें जो बन रही है, उसका एक कारण ये भी है। फिर भी सरकार सप्लाई की कोशिश कर रही है। लेकिन अब चूँकि गैस आना कम हो गया है और सप्लाई डिमांड ज़्यादा हो गई है, तो ऐसी स्थिति में आप देखिए प्राइसेज़ भी सब चीज़ों की बढ़ गई हैं। तो गैस की कीमतें सरकार ने खुद ही बढ़ा दी हैं और जो हाउस होल्ड सिलेंडर्स हैं, ₹60 प्रति सिलेंडर कर दिया है और जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं, उसके ऊपर भी कीमतें बढ़ा दी हैं और डीज़ल जो प्रीमियम पेट्रोल है, उसकी कीमत बढ़ गई है और जो बल्क परचेज़ में डीज़ल है, उसकी कीमत बढ़ गई है। तो जब सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी, तो कीमतें बढ़ेंगी। हालाँकि कीमतों को फिर भी सरकार ने कंट्रोल में नियंत्रण में रखा है इन द सेंस कि जो कंपनियाँ हैं इंडिया में रिफाइनरीज़ वगैरह जिनकी है, तो उन कंपनियों को 3000 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट ने वादा किया है कि आपका जो घाटा होगा कम दाम पर सप्लाई करने में वो हम देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी कीमतें बढ़ी हैं और ब्लैक मार्केटिंग जैसा आपने ज़िक्र किया, तो वो तो बहुत तेज़ी से चल रही है और एक सिलेंडर पर जो घरेलू सिलेंडर पर तो 2000 ₹2500 तक का ब्लैक हो गया है और कमर्शियल सिलेंडर पर ₹3000 के ऊपर का ब्लैक ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं। तो ये जो परिस्थिति बाहर के टाइम्स में होती है वो हमेशा और सारी कंट्रीज में होता है कि जब सप्लाई कम हो जाती है तो डिमांड उस वक्त और ज्यादा हो जाती है और उसका असर होता है ब्लैक मार्केटिंग जैसी सिचुएशन पैदा होती है। फिर भी सरकार कोशिश कर रही है। अब देखिए तो गैस और तेल के अलावा और व्यापक असर हमारी इकोनॉमी पर भी इसका पड़ रहा है। बिल्कुल। भारतीय रुपया गिरता जा रहा है। जो रुपया 90 रुपया $1 के बराबर था लगभग 20 फरवरी को या उसके आसपास, तो वो देखिए आज ₹93 हो गया है और इसके भी कई कारण हैं। एक तो कारण पेट्रोल की कीमत ही है, क्योंकि हमें अब ज़्यादा पैसे पेट्रोल के लिए देने पड़ रहे हैं दुनिया के देशों को। दूसरी बात ये है कि रुपए की जो कीमत गिर रही है वो विदेशी निवेशकों के एटीट्यूड से भी हो रहा है। वो शेयर मार्केट से पैसा अपना निकाल रहे हैं क्योंकि अनिश्चितता पैदा हो गई है और उधर अमेरिका ने ऐसी नीति अमेरिका के फेडरल रिजर्व में बनाई है कि वो उन्होंने डॉलर में इन्वेस्टमेंट को और आकर्षित बना दिया है। तो जो डॉलर के थ्रू इन्वेस्टमेंट आता था वो कम हो गया डिफरेंट कंट्रीज से और वो और गिरता भी जा रहा है दिनों दिन। हमारी फॉरेन करेंसी के रिजर्व में भी थोड़ी कमी आई है इसकी वजह से। तो ये रुपए का मूल्य में गिरावट देश के लिए खतरे की घंटी तो खैर अभी नहीं है, लेकिन फिर भी संकट की स्थिति का निर्देश तो हो रहा है। दूसरा इसके बाद यही है कि जो पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें या गैस की कीमतें जो बढ़ी हैं, तो इसका व्यापक असर पूरी इकोनॉमी में प्राइसेस पर पड़ा है और हम एक इन्फ्लेशन की स्थिति में फिर आ सकते हैं। जिस पर सरकार ने रिजर्व बैंक ने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया है और भारत दुनिया के उन देशों में गिना जाता है जहाँ बहुत कम इन्फ्लेशन है इस समय। अब वो उस पर बढ़त होने शुरू हो गई है क्योंकि जब भी ये पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो सारी चीजें महंगी होंगी। ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, ट्रेन से माल आने जाने का, हवाई जहाज से आने जाने का, ट्रकों से, बसों से सारी बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट सब महंगे हो गरीब और जाएंगे मध्यम वर्ग और ट्रांसपोर्ट प्रभावित महंगा होने से उसका असर सारी कमोडिटीज पर पड़ेगा राइट। क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट का सबका बढ़ जाता है।
और दूसरी बात है कि वो डिले और अनिश्चितता और ये सारी चीज़ें भी हो जाती हैं वार के टाइम में। तो इन सब से जो इकॉनमी पर एक बड़ा व्यापक असर पड़ रहा है इस समय। और इसके अलावा आप देखिए हमारा पूँजी मार्केट के ऊपर बहुत ज़बरदस्त असर पड़ा है, हुँ, शेयर मार्केट पर देखिए। इधर शेयरों के प्राइस बहुत डाउन हो चुके हैं हुँ, और जो शेयरें 86,000 तक पहुँच गई थी, अब वो 74 तक आ गई हैं, 75, 73, 74 तक आ गई हैं। थोड़े दिनों के अंदर हमारे शेयर होल्डर्स का लाखों करोड़ रुपए वाइप आउट हो गया है। हुँ, और इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हो रहा है कि अब लोग शेयरों में पैसा लगाने से डरेंगे, क्योंकि जो पैसा अगर लगाया वही अगर डूबने लगा तो लोग नया पैसा नहीं लगाएंगे। तो एक तरफ फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा खींच रहे हैं, अपना वापस ले जा रहे हैं शेयर बेच के, और दूसरी तरफ जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर भी कहर बरस गया। हुँ, तो वो क्या करें, वो अपने पैसे कहाँ पार्क करें, हुँ, और शेयर मार्केट में इतनी अनिश्चितता है, इतना घाटा सबको हो रहा है। तो इसका पूरी इकॉनमी पर, क्योंकि निवेश पर इसका असर पड़ेगा, हुँ, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट शेयर के थ्रू कम जाएगा, हुँ, तो इंडस्ट्री को भी पैसा कम मिलेगा। तो हुँ, इसका असर उत्पादन पर और एम्प्लॉयमेंट पर, हर चीज पर पड़ेगा। हुँ। पूरी इकॉनमी पर इसका इम्पैक्ट होना है, अगर ये और युद्ध सर ऑलरेडी शुरू हो चुका है ये चीज। हुँ, और हमें फ्यूचर के लिए बहुत सावधान होना है। अच्छा, दूसरे फिर एक प्रॉब्लम और भी आ सकती है अब ये, कि हमारे बजट का घाटा बढ़ सकता है। हुँ, डेफिसिट फाइनेंसिंग को गवर्नमेंट ने काफी हद तक कंट्रोल में रखा हुआ है। वो हुँ, 4% के आसपास ही है अभी। और अगर ये आयात का खर्च बढ़ गया तेल का, जो स्वाभाविक बढ़ने लगा ऑलरेडी। और देखिए जो रूस जैसा हमारा मित्र देश है, वहां से हमें गैस और तेल मिल तो रहा है बराबर, लेकिन जो पहले डिस्काउंट पर हमें रूस देता था, वो हुँ, डिस्काउंट उन्होंने खींच लिया। अब वो मार्केट प्राइस पर हमें खरीदना पड़ रहा है। हुँ, हालांकि सप्लाई मिल रही है, एक बड़ी बात है ये, फिर भी अ, और भी देशों से जहाँ से भी तेल मिलता है, सब जगह रेट बढ़ जाएंगे, बढ़ रहे हैं। जो 100 रुपए के नीचे था प्रति बैरल इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइसेस, वो अब 119 से 116 से 119 के बीच आसपास आ गया है। हुँ, तो ये जो प्राइसेस बढ़ी हैं इंटरनेशनल मार्केट में गैस के और कच्चे तेल के सबकी, तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा, आयात में हमारा खर्च बढ़ जाएगा। हुँ, तो बहुत सारा पैसा हम जो विकास के चीजों में, विकास के प्रोजेक्ट में लगा रहे थे, उसको हमें डाइवर्ट करना पड़ेगा पेट्रोल के लिए। हुँ, हुँ, अच्छा, फिर इसका एक जो व्यापक असर हमारे देश पर और पड़ना है, वो ये है कि हमारी डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ जाए। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि देखिए हमारे पड़ोस में ही पाकिस्तान का जो एटीट्यूड है, ऑलरेडी ये रिपोर्टें आ रही कि वो मिसाइल्स कैपेसिटी अपनी बड़ी तेजी से बढ़ा रहे हैं। अमेरिका की ही रिपोर्ट और है सर। और और वो ऑलरेडी एक न्यूक्लियर कंट्री है। तो उनका उद्देश्य किसको हार्म करना है? भारत ही है जिसके ऊपर वो हमला करेंगे, और किसके ऊपर करेंगे? भारत से ही सारी दुश्मनी उनके है। तो उसकी वजह से हमारे डिफेंस को, हमें अपना डिफेंस में बहुत तगड़ा करना पड़ेगा। चीन ऑलरेडी आपको पता है कई बार हमले कर चुका है, और कोई भरोसेमंद पार्टनर नेबर नहीं है वो। तो अगर हम कमजोर हुए तो चीन हमें भी दबोचने की कोशिश करेगा। हुँ, तो पाकिस्तान और चीन दोनों से भारत को खतरा है इस मामले में। तो हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। तो ये इस वार का रेमिफिकेशन बहुत व्यापक है, और इसके लिए देश को बहुत सावधानी से आगे बढ़ना है। क्या-क्या और अभी करना अभी चाहिए जो सर हमें? लेटेस्ट अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है ईरान की। ईरान के वो जो प्रवक्ता ने कहा है कि जो दुनिया भर के साइट्स हैं, टूरिस्ट साइट्स हैं, उस पर हम हमला करेंगे। हुँ, हुँ, करेंगे। अब देखिए ऑलरेडी एयर ट्रैवल और सारी फॉरेन ट्रैवल प्रभावित हो चुके हैं, और कहीं उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए। वास्तव में जो कह रहे हैं, क्योंकि वो तो जो कहते हैं वो करते भी हैं। उन्होंने पहले भी ऐसे ही कहा कि हुँ, सारी कंट्री जो अमेरिका को सहायता दे रहे हैं उनको हम मारेंगे। तो पूरे गल्फ कंट्री का, मुसलमान कंट्री ही वो भी है, हुँ, हुँ, और ईरान भी है, फिर भी मार रहे हैं उनको। तो वो अगर साइट्स वगैरह पर भी हमला करना शुरू कर दिए, तो इसका टूरिज्म और ट्रैवल पर भी बहुत व्यापक असर पड़ेगा। हुँ। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इकॉनमी को काफी नुकसान हुआ है इसकी वजह से, इस युद्ध से। और दुनिया की इकॉनमी को तो होगा ही, हमें भी होगा। प्रोफ़ेसर और एक ऑलरेडी शुरू हो चुका है। एक अहम सवाल बनता है कि जी। असर तो पड़ेगा,
ये युद्ध लगभग अभी 1 से डेढ़ महीने तो चलेगा इसी अंदाज में, बाकी कितने दिन आगे बढ़ता है वो देखने की बात है। इस बीच में जो हमारा नुकसान हो जाएगा, जो असर पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, अब कदम तो ये है कि हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी और उसके ऊपर चलना पड़ेगा तेजी के साथ। अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेस को हमें ज़्यादा मजबूत करना होगा। हुँ, अब जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर और देना पड़ेगा। हुँ, और जो लोकल एनर्जी सोर्सेस हैं, उनको भी बढ़ावा देना पड़ेगा। अब जैसे गाँव में हमारे सदियों से गोबर के उपले हैं और लकड़ी जलाकर इस हुँ, खाना बनाने की प्रवृत्ति थी। तो अगर गैस की और तेल की ऐसी किल्लत हो गई, तो आपको जाना पड़ेगा दोबारा उस रास्ते पर। हुँ, और बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल ज़रूरत पड़ जाएगी। बड़े-बड़े होटलों में, रेस्टोरेंट में और घरों में भी अगर गैस की सप्लाई कम हो गई, तो लोग इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करेंगे। हुँ, बिजली के चूल्हे पर काम करेंगे और सर्च करेंगे। वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है होटलों वगैरह में, हुँ। क्योंकि उनके लिए अल्टरनेटिव नहीं है। उनकी सप्लाई बहुत कम हो गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन्होंने अल्टरनेट सोर्सेज़ ऑफ एनर्जी, तो हमें एक तो अल्टरनेट सोर्सेज़ ऑफ एनर्जी पर ल प्लानिंग करनी है और इस तरह से प्लानिंग करनी है कि अगर कभी इस तरह का संकट जब भी आ जाए, तो हम अपनी रिसोर्सेज़ के ऊपर ज़िंदा रह सकें। अपनी रिसोर्सेज़ के ऊपर देश में सप्लाई दे सकें और लोगों को तकलीफ ना हो। एक तो ये है। दूसरी ये है कि जहाँ तक हो सके हमें आयात पर आयात पर निर्भरता कम करनी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी होगी। अब थोड़े से अच्छे संकेत मिले हैं, अंडमान निकोबार में गैस का बहुत बड़ा भंडार मिला है बिल्कुल, बिल्कुल। और अब उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर वो हो जाएगा, तो गैस के मामले में हम थोड़ा और आत्मनिर्भर हो जाएँगे। और बाकी बॉम्बे हाई और समुद्र से निकालने का काम भी और तेज़ी से होना चाहिए। उसमें दिक्कत सिर्फ़ ये आ रही है कि उनमें उनका कॉस्ट बहुत होता है। हुँ, जो समुद्र से तेल निकालते हैं, वो ज़्यादा ज़्यादा कॉस्टली होता है। आयात से जो आता है तेल, वो उसकी कीमत बहुत कम पड़ती है कंपेयर टू जो हम मैन्युफैक्चर खुद करें अगर। लेकिन अब करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ऐसी स्थिति आ गई है। तो अपनी तेल कंपनियों को हमें इसके लिए इंसेंटिव देना होगा कि वो ज़्यादा समुद्र से एक्सप्लोर तेल करें। निकालने की कोशिश करें। और जो सोर्सेज हैं देश के अंदर जहाँ से तेल निकल सकता है, उसके लिए तो गैस और तेल की सप्लाई को मतलब बढ़ाने के लिए भी एक लंबी अवधि की योजना बनानी चाहिए। इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव देना चाहिए। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों कंपनी जो इस एरिया में है, उन सबको प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो अपना उत्पादन बढ़ाएं। तो ये सब कुछ स्टेप ऐसे हैं कि जो हमें इमीडिएट लेने होंगे और तभी हम लॉन्ग टर्म अपनी जो स्थिति है उसको सुधार पाएँगे। आपने बहुत सही सुझाव दिए हैं और सरकार इस तरफ प्रयास भी कर रही है और जी, आत्मनिर्भरता के लिए। और जहाँ तक कि अंडमान निकोबार का ज़िक्र किया है, लेकिन वो अभी टाइम टेकिंग है। इन द मीन टाइम सर कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ तो होनी ही चाहिए ताकि हमारी सप्लाई चेन बाधित ना हो। इसके लिए हमारी डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं अपने हितों को ध्यान में रख कर के करनी होगी, और जो कि सरकार कर रही है। हालाँकि इस पर विपक्ष और कट्टरपंथी ताकतें सवाल उठा रही हैं। हमें ईरान को खुश करने के लिए सबको नाराज नहीं करना है और सबको खुश करने के लिए ईरान को नहीं नाराज करना है। तो बहुत बैलेंसिंग एक्ट करने होंगे और साथ ही साथ देशवासियों को भी अ, युद्ध काल की परिस्थितियों के हिसाब से व्यवहार करना होगा। हमें हाइप क्रिएट न करना चाहिए और न करने देना चाहिए। और जिस तरीके से आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गाँव की आत्मनिर्भरता, ऊर्जा की ज़रूरतें जो हैं, वो अपने प्रयासों से पूरी की जा सकती हैं। अगर गैस की सप्लाई में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, तो उसे बेयर करना चाहिए, क्योंकि ये वैश्विक समस्या उत्पन्न हुई है। कई ऐसे देशों को इसमें झोंक दिया गया है इस युद्ध में, जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न होनी ही है और इसके लिए हमें प्रयास भी करना है। प्रोफ़ेसर सर, जाते-जाते मैं एक लास्ट सवाल आपसे यही करूँगा कि जी। क्या आपको लगता है कि ये युद्ध अगर लंबा चला, तो पूरी दुनिया में मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिसमें अमेरिका भी प्रभावित होगा, और अगर वो प्रभावित होगा, तो वो सबको लेकर के डूब जाएगा? क्या ऐसी भी स्थिति दिख रही है? हाँ, देखिए ये तो होगा। अमेरिका तो ऑलरेडी प्रभावित हो गया है। हुँ, अमेरिका में खाने-पीने की चीज़ें पहले से बहुत महँगी हो गई हैं। हुँ, अमेरिका में पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ गई है। हुँ,
बहुत कुछ कंट्री तो दुनिया में ऐसे हैं जहाँ 30% तक पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। आपके पड़ोस में पाकिस्तान में देखिए या वियतनाम में देखिए, लाओस में, और कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ के 30% तक पेट्रोल और डीजल और इन सब चीजों के प्राइसेस बढ़ गए हैं ऑलरेडी। और किल्लत बहुत है, लंबी लाइनें लगी हैं, पब्लिक बहुत परेशान है इन सब देशों में। तो ये जो स्थिति अगर वार की लंबी चली, तो एक तो यह है कि इस तरह की परिस्थितियां सब बहुत सारी दुनिया के देशों में पैदा हो जाएंगी। और इसीलिए मैंने कहा कि हमें अभी से उसकी प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए कि हम कैसे इस तरह की स्थिति से निपटें। हम फिर भी दुनिया के और देशों की अपेक्षा कई देशों की अपेक्षा अच्छे हैं अभी, क्योंकि हमारी पॉलिसी, इसलिए आपने बड़े अच्छे ढंग से कहा कि जो बैलेंसिंग का एक्ट हमारी प्रधानमंत्री ने किया है, वो बहुत जबरदस्त है। देखिए ऐसे डिप्लोमेसी दुनिया में, यानी जब दुनिया के खाली 4-5 कंट्रीज हैं जिनके जहाज ईरान ने अलाउ किए, उसमें भारत एक देश है। और 2 जहाज हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं और 2 ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं खाड़ी में, वो भी वापस सुरक्षित अभी गैस तेल लेके आ जाएंगे। बिल्कुल। तो ये स्थिति हमारी जो अच्छी है, सरकार की नीति है तो बनी रहेगी, जो बैलेंसिंग का एक्ट है, जिस तरह से काम करना है हमें। हमारे पड़ोसी देश हमसे मांग रहे हैं। अब स्थिति है कि पहले हम अपने देश की आवश्यकता पूरी करें कि उन्हें दें। फिर भी सरकार कोशिश कर रही है, बांग्लादेश को थोड़ी मदद उन्होंने ऑलरेडी कर दी है। तो ये सब जो हमारी पॉलिसी देश की है, वो फॉर्चुनेटली अच्छी है इस समय, जिसकी वजह से हमारी स्थिति बेहतर है और हम कंपेयर टू अदर नेशंस हम ज़्यादा सुरक्षित हैं। प्रोफेसर सर की बातों से अगर आप सहमत हैं या असहमत हैं तो आप कमेंट करिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सवाल हो तो ज़रूर पूछेगा, अगले वीडियो में जब हम इनसे बातचीत करेंगे तो उस सवाल का जवाब लेंगे। प्रोफेसर सर का मानना है कि युद्ध लंबा चला तो ये समस्या जो भारत अभी बहुत कुछ कंट्रोल कर पा रहा है, वो कंट्रोल से बाहर जा सकता है और उसका असर आम आदमी पर पड़ेगा। महंगाई, बेरोजगारी बढ़ सकती है, अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन की स्थिति आ सकती है। इसलिए सरकार को अभी से बहुत तेजी से प्रयास करने चाहिए उन क्षेत्रों पर जिस पर प्रोफेसर साहब ने प्रकाश डाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत की। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।